Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello student. My name is Mohammad Zia Rathor, lecturer in chemistry, Government SL College मेट्रो खास. स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से पढ़ेंगे जो कि चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक है. चैप्टर नंबर 10 आपका केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है. कार्बोहाइड्रेट्स फूड होते हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं फूड क्या होते हैं. Anything eaten to satisfy appetite and to meet the physiological needs for the growth, to maintain all the body process and to supply energy to maintain the body temperature and activity is called food. What molecules are food made up of? There are three main types of food: carbohydrates, protein, fats, lipids, oil. एंड फूड आल्सो कंटेन वाइटामिन्स, मिनरल जो कि थोड़ी सी मिकदार में होते हैं. स्टूडेंट, इस चैप्टर में तमाम टॉपिक पे मैं लेक्चर दूंगा, मगर आज का जो लेक्चर है वो कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से है. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, और अगर बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे सामने लिखें देन हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स. These are the source of carbohydrate in which carbohydrates are present. But in this lecture we will discuss how we can identify carbohydrate by structure and by formula. Carbohydrates are a group of substance used as both energy source and structure material in organism. All carbohydrates contain carbon, hydrogen, ऑक्सीजन विद देयर जनरल फार्मूला. जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं जिनका जनरल फार्मूला ये होता है. मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तमाम कार्बोहाइड्रेट्स जो होंगे उनका जनरल फार्मूला यही होगा. जैसे कि एसिडिक एसिड का जनरल फार्मूला सेम ही है, मगर एसिडिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है. और बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी हैं जिनका जनरल फार्मूला इस पर मैच नहीं होता, मगर वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं. मगर ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला ये होता है इस बेस पर. हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं या नहीं हैं. जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर पॉलीहाइड्रोऑक्सी कंपाउंड्स ऑफ एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोऑक्सी आर कीटोन. मतलब कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन. The based on functional group they are classified into two. सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रुप की बेस पर. फंक्शनल ग्रुप की बेस पर कार्बोहाइड्रेट्स को दो फंक्शनल ग्रुप में तकसीम किया गया है. एक वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है उनको हम एल्डोज का नाम देते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें कीटोन होता है उसको हम कीटोज का नाम देते हैं. मतलब बेस्ड ऑन functional group they are classified into two, aldose and ketose. aldose वो होते हैं जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, कीटोज वो होते हैं जिनमें कीटोन ग्रुप होते हैं. जैसे आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का दिया गया है, इसमें ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको हम एल्डोज का नाम देंगे. और ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है जिसको हम कीटोज कहते हैं क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप है. अब जितने कार्बन एटम हैं उस बेस पर हम इसको एल्डोज कह सकते हैं. अगर 6 कार्बन है तो इसको एल्डो हेक्सोज भी कह सकते हैं. अगर 5 कार्बन एटम होते तो एल्डो पेंटोज कहते. और इसी तरीके से अगर 3 कार्बन एटम होते तो एल्डो ट्रायोज कहते. और इसी तरह आप देख सकते हैं ये फ्रक्टोज कीटोज है जिसमें 6 कार्बन है तो इसको कीटो हेक्सोज कह सकते हैं. अगर 5 होते तो कीटो पेंटोज. मतलब कि बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप द कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू, एल्डोज एंड कीटोज. मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप होता है विथ हाइड्रोक्सी ग्रुप. मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें मेनी होते हैं. अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन सैकराइड्स सैक्रम. दे आर कॉल्ड मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड्स. मोनोसैकराइड्स वो जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज. ओलिगोसैकराइड जैसे सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज. और पॉलीसैकराइड जैसे स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन. अभी मैं इसको एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना चाह रहा, आगे नेक्स्ट पेज पे हम इसको डिस्कस करेंगे. मगर इस पेज पे सिर्फ आपको ये याद करना है कि द कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3: मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड्स. बस मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं इस पे हम बात करते हैं.
मोनोसेक्राइड्स वो होते हैं कि जिसमें कार्बन की रेंज जो है एक मॉलिक्यूल में 3 से लेकर 9 तक हो, या 10 तक, बहुत सी बुक्स में 10 भी लिखा हुआ है। मीन्स के मोनोसेक्राइड दे हैव 3 to 9 कार्बन इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में 3 से लेकर 9 कार्बन एटम हो। अगर 3 होंगे तो वो भी मोनोसेक्राइड है। अच्छा, 3 से कम नहीं हो सकते, 3 से कम कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है, मोनोसेक्राइड तो दूर की बात है। 3 से कम अगर कार्बन है तो वो मोनोसेक्राइड नहीं है। जैसे एसिडिक एसिड है, इसका जनरल फार्मूला बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट पे मुताबिक है, मगर ये एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड्स वो होते हैं जिसमें कम से कम तीन कार्बन एटम हो और ज़्यादा से ज़्यादा 9 हो या 10 हो, उनको हम मोनोसेक्राइड्स का नाम देते हैं। और इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट जो टूटने के बाद मजीद कार्बोहाइड्रेट ना दें। Those polyhydroxy aldehyde are polyhydroxy ketone which cannot be decomposed by hydrolysis to give simple carbohydrate. Means they do not give further more carbohydrate on hydrolysis. On decomposition, they do not produce the carbohydrate. Yes, they produce the simple product, but not they are not carbohydrate. वो टूटते हैं मगर टूटने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट नहीं देते। जनरल फार्मूले पे बात करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, ये जनरल फार्मूला है मोनोसेक्राइड्स का और स्पेशली कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें n का मतलब होता है कार्बन एटम की तादाद, और कम से कम इसमें 3 कार्बन एटम होते हैं। अगर n की वैल्यू 3 है तो 3 कार्बन है और उसको ट्रायोज कहेंगे। 5 कार्बन होंगे पेंटोज कहेंगे। 4 कार्बन एटम होंगे टेट्रोज कहेंगे। ठीक है, 5 कार्बन एटम होंगे, इसको क्या कहेंगे? पेंटोज। ये नंबर ऑफ कार्बन है। और इसी तरीके से अगर 6 कार्बन एटम होंगे तो उसको हम हेक्सोज कहेंगे, जिसे ग्लूकोज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मोनोसेक्राइड्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है मोनोसेक्राइड है वो ग्लूकोज है। इज एन अबंडेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड। इट कंटेन 6 कार्बन एटम इन ए मॉलिक्यूल। हेक्सोज एक शुगर है जिसका जनरल फार्मूला C6H12O6 है। ये जनरल फार्मूला आपको और मोनोसेक्राइड का भी ये दिखाई देगा, जिससे कि फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज है, मगर सबसे पहले हम ग्लूकोज पे बात कर रहे हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला आपके सामने है, जिसमें ये एल्डिहाइड है। अगर क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम बताएंगे एल्डिहाइड है। तो हम कह सकते हैं इसको एल्डो हेक्सोज, एल्डिहाइड ग्रुप भी है और इसमें 6 कार्बन एटम भी हैं, तो इट इज एल्डो हेक्सोज। और कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन के मुताबिक भी है पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी है और पॉलीहाइड्रोऑक्सी ग्रुप भी है, तो इसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? इट हैज़ ओनली 6 कार्बन, और जिसमें 3 से लेकर 9 या 10 कार्बन एटम हो तो वो मोनोसेक्राइड कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये एक मोनोसेक्राइड एक कार्बोहाइड्रेट है, जिसका रिंग फार्मूला आपके सामने ही है। इसी तरीके से फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज भी मोनोसेक्राइड हैं। अगर हम काउंट करें तो आप देख सकते हैं इसमें भी कार्बन एटम की तादाद कितनी है? 6 है, और इसमें भी कार्बन एटम की तादाद 6 है। इसका मतलब ये एक मोनोसेक्राइड है, और ये टूटने के बाद मोनोसेक्राइड नहीं देते। इसका मतलब ये मोनोसेक्राइड है या टूटने के बाद ही मजीद कार्बोहाइड्रेट नहीं देते। फ्रक्टोज इज़ वेरी सॉल्युबल एंड इज़ द मेन शुगर इन द फ्रूट। और ये एक स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं फ्रक्टोज को, जो एक हनी शुगर भी कहलाता है। ग्लैक्टोज इज नॉट एज सॉल्युबल एज ए ग्लूकोज एंड हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। पेंटोज भी एक मोनोसेक्राइड है, बस बात ये है कि इसमें 5 कार्बन एटम होते हैं एक मॉलिक्यूल में, इसको हम नाम देंगे पेंटोज। इसी तरह 3 हो तो वो ट्राइओज, 4 हो तो वो टेट्रोज कहलाएगा। स्टूडेंट, अब हम आते हैं ओलिगोसेक्राइड्स पर। ओलिगोसेक्राइड्स मोनोसेक्राइड्स से मिलकर बनता है। मोनोसेक्राइड्स में हम बात कर चुके हैं। मोनोसेक्राइड्स 3 कार्बन का भी होता है, 5 कार्बन का भी होता है, 6 कार्बन का भी होता है, 9 से 10 कार्बन तक का भी हो सकता है। मगर ओलिगोसेक्राइड्स क्या होता है? जो बनता ही मोनोसेक्राइड से। ठीक है, पहली तो इसकी पहचान क्या है? दे आर फॉर्म व्हेन 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स आर यूनाइट, जिसमें 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड्स आपस में ज्वाइन हो। अगर 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़े हुए हों तो इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं डाइसेक्राइड, क्योंकि 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना है। अगर 3 मोनोसेक्राइड से मिलकर बने तो ट्राइसेक्राइड। अगर 4 से मिले
तो टेट्रासेक्राइड, अगर 5 से मिले तो पेंटासेक्राइड, उसी तरीके से 10 तक मोनोसेक्राइड्स अगर आपस में लिंक हो तो हम इसको कलेक्टिवली नाम दे सकते हैं ओलिगोसेक्राइड, जिससे सक्रोज है। सक्रोज 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है, एक ग्लूकोज होता है और दूसरा फ्रक्टोज होता है। इनके दरमियान में क्या बॉन्ड होता है इस पर हम बात करेंगे। सक्रोज वही शुगर है जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टेबल शुगर भी इसको कह सकते हैं। इसी तरह लैक्टोज मिल्क शुगर जो मिल्क में होती है, आपने लैक्टोजिन मिल्क अक्सर परचेज करते हैं तो लैक्टोजिन लिखा होता है, वो मिल्क उसमें जो शुगर होती है उसको हम लैक्टोज कहते हैं, मिल्क शुगर जो मिल्क में पाई जाती है। और इसी तरीके से माल्टोज, इन तीनों को अगर हम देखें तो तीनों ही ये के शुगर हैं और तीनों का फार्मूला C12H22O11 ही है, मगर इन तीनों में एक ख़ास सिमिलरिटी है कि दीज 3 आर डाइसेक्राइड, ये तीनों ही डाइसेक्राइड है। ये देखें 2 मोनोसेक्राइड से मिलके बने, मगर इनमें फ़र्क क्या है। सक्रोज के जो 2 मोनोसेक्राइड, इसमें एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रक्टोज है। लेक्टोज के 2 मोनोसेक्राइड जो है, एक ग्लूकोज है और दूसरा ग्लैक्टोज है, जबकि माल्टोज में दोनों ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन होते हैं। पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे चल के, मगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइसेक्राइड बनता किस तरीके से, फार्मिंग डाइसेक्राइड। स्टूडेंट, डाइसेक्राइड बनता है जब 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में ज्वाइन होते हैं। कोई भी 2 मोनोसेक्राइड, चाहे 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हों, चाहे एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का हो, चाहे ग्लूकोज या ग्लैक्टोज का हो, उनके आपस में ज्वाइन होने से जो बनने वाला ओलिगोसेक्राइड होता है उसको हम डाइसेक्राइड कह सकते हैं। ये आपके सामने एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है और ये दूसरा मॉलिक्यूल भी ग्लूकोज का है। जब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में लिंक होते हैं और एक कार्बन से OH और दूसरे कार्बन से H कंबाइन होकर एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करता है और इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है इसको नाम देते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जी हाँ, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन आ सकता है कि डाइसेक्राइड जब बनता है तो उनके दरमियान में बॉन्ड कौन सा होता है। जी स्टूडेंट, इनके दरमियान में बॉन्ड होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इस पर हम डिटेल में आगे बात करते हैं कि जो लिंकेज होती है वो 1,4 होती है, 1,2 होती है क्या, मगर अभी इस पेज पर आपको सिर्फ एक ही बात याद करनी है कि हाउ द डाइसेक्राइड्स आर फॉर्म व्हेन 2 मोनोसेक्राइड्स आर लिंक्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ डाइसेक्राइड एंड द बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जैसे कि माल्टोज में होती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक और एग्जाम्पल से। ये आपके सामने 2 मोनोसेक्राइड्स हैं, ये एक मोनोसेक्राइड है, ये भी एक मोनोसेक्राइड्स है, ठीक है। इनका रिंग फार्मूला है आपके सामने। डाइसेक्राइड्स आर डबल शुगर फॉर्म व्हेन 2 मोनोसेक्राइड्स मॉलिक्यूल ज्वाइन टुगेदर विद ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बॉन्ड। अब आप देखें कैसे बॉन्ड बनता है। जी स्टूडेंट, 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में लिंक हुए, एक का OH और दूसरे मॉलिक्यूल का H आपस में लिंक होंगे और वाटर एलिमिनेट करेंगे। इनके दरमियान में जो लिंकेज बनेगी वो 1,4 होगी, 1,2 होगी, वो डिपेंड करेगा किस किस्म के डाइसेक्राइड है। बहरहाल आपको यहाँ ये रखना है कि जब 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो वाटर एलिमिनेट होता है और जो लिंकेज होती है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, जिससे कि यहाँ जो एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन की गई है वो माल्टोज की है। एक बार फिर अगर ये क्वेश्चन आता है कि हाउ द डाइसेक्राइड्स आर फॉर्म, या एक्सप्लेन करें द फॉर्मेशन ऑफ डाइसेक्राइड्स, वेरी सिंपल। व्हेन 2 मोनोसेक्राइड्स आर लिंक्ड, दीज आर 2 मोनोसेक्राइड्स विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, एंड ए लिंकेज इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसको हम क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का नाम देते हैं। इस स्टूडेंट डाइसेक्राइड्स बहुत सारे हैं, ओलिगोसेक्राइड्स बल्कि बहुत सारे हैं, मगर हमारे इस कोर्स में, इस सिलेबस में जो 3 डाइसेक्राइड दिए वही हमको एक्सप्लेन करने हैं, इसको पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर माल्टोज पे, जिस पे हम बात कर चुके हैं। एक मेल्ट शुगर है। माल्टोज में 2 मोनोसेक्राइड होते हैं और 2 मोनोसेक्राइड्स कौन से होते हैं जो आपस में ज्वाइन होते हैं, एक ग्लूकोज होता है और दूसरा भी ग्लूकोज होता है, मगर लिंकेज क्या होती है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये याद करने वाली चीज़ है। मतलब माल्टोज में कौन से 2 मोनोसेक्राइड्स होते हैं, दोनों ही मॉलिक्यूल ग्लूकोज के होते हैं और बॉन्ड कौन सा होता है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। 1,4 का मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल का कार्बन 1 होगा और दूसरे मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कार्बन 4 होगा और उनके दरमियान में ये जो लिंकेज बनेगी ये कहलाएगी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज।
ठीक है। सक्रोज में भी 2 ही मोनोसेक्राइड होते हैं, मगर एक ग्लूकोज होता है और दूसरा फ्रक्टोज होता है। ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। इनके दरमियान में जो लिंकेज होती है वो ग्लाइकोसाइडिक होती है, मगर एक का मॉलिक्यूल का कार्बन 1 होता है और दूसरे का कार्बन, ये देखें 1 के बाद 2 होता है। तो सक्रोज में जो लिंकेज होती है 1-2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। ये बड़ा अहम एमसीक्यूज बन सकता है। व्हाट इज द लिंकेज इन सक्रोज 1-2, व्हाट इज द लिंकेज इन माल्टोज 1-4। अदरवाइज जितने भी मोनोसेक्राइड ज्वाइन होते हैं वो तो सिंपल सी बात है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, मगर माल्टोज में 1-4 होती है और सक्रोज में 1-2 लिंकेज होती है। और मोनोसेक्राइड्स कौन से होते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जबकि लैक्टोज, जिसको मिल्क शुगर कहते हैं, इसमें भी 2 ही मोनोसेक्राइड होते हैं, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज, और इनके दरमियान में जो लिंकेज होती है वो 1-4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। स्टूडेंट, हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं मोनोसेक्राइड्स को और कैसे हम उनको टेस्ट कर सकते हैं? आपने चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ा है फॉर्मल्डिहाइड और उसके मुख्तलिफ रिएक्शंस भी पढ़े हैं, मगर आप यहाँ बाकायदा प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप वाले कंपाउंड या कीटोन ग्रुप वाले कंपाउंड को हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसके लिए यहाँ पर कुछ टेस्ट दिए गए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इसमें पहला जो टेस्ट है इसको नाम दिया जाता है बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है क्या? इट कंटेन द कॉपर सल्फेट एंड सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट। द कॉपर आयन गिव इट ए क्लियर ब्लू कलर। हम सबसे पहले यहाँ से बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेते हैं और ये हमने लेने के बाद उस कंपाउंड में ऐड किया जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। फिर उसके बाद ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इसको हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब में फिल किया। इसके कुछ ड्रॉप ऐड करने होते हैं, जैसे आपने इंटर के अंदर बहुत सारे साल्ट एनालिसिस के टेस्ट परफॉर्म किए हैं, इसी तरीके से बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के और दूसरे टेस्ट परफॉर्म किए। बिल्कुल इसका तरीक़ेकार सेम है और कुछ ड्रॉप हमने इसमें भी ऐड किए। और इसी तरीके से द 4th टेस्ट ट्यूब, चारों टेस्ट ट्यूब में हमने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ऐड किया है। इसको हीट करना है कुछ देर तक। व्हेन वी हीट इट in the presence of the reducing sugar such as glucose, the copper ion are reduced to copper ion। आप देख सकते हैं इसमें कपरिक आयन जो है वो कपरस आयन में ये रिड्यूस होगा in the form of copper 1 ऑक्साइड। अब आप यहाँ देख सकते हैं मुख्तलिफ कलर आपके सामने यहाँ पर अपेयर हुए हैं। जी हाँ, द कलर ऑफ द प्रिसिपिटेट इंडिकेट द रिलेटिव कंसनट्रेशन ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर। अब इसमें आप देख सकते हैं जिसका कलर आपके सामने है, ये बहुत ही कम कंसंट्रेशन है, बिल्कुल ज़ीरो कह सकते हैं। ये लो कंसंट्रेशन है, मीडियम है, और सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है इसमें जो शुगर की वो जिसका कलर ये के रेड कलर है या लाइट, इसको हम ये इसको पिंक भी कह सकते हैं, डार्क पिंक कलर भी कह सकते हैं, वो भी हमारे सामने है। सक्रोज is means reducing sugar and can be hydrolyzed into the glucose and fructose by the first adding the dilute hydrochloric acid। जी हाँ, अब इसमें हम कुछ ड्रॉप ऐड करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, सक्रोज के, जिसको हम केन शुगर भी कहते हैं। द सॉल्यूशन मस्ट बी बॉइल एंड देन न्यूट्रलाइज विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बिफोर द बेनेडिक्ट टेस्ट। जी हाँ, इसको कुछ देर हमको हीट करना है। और फिर उसके बाद अब इसमें ऐड करना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, बेकिंग सोडा। एंड देन ऐड few drops of Benedict solution. Yes, अब इसको हीट करना है. Once the Benedict solution is added, the sample will change the color when heated, indicating that it now contain the reducing sugar. Test for the reducing sugar. इससे पहले जो किया था वो नाम reducing sugar. Concentration high of the reducing sugar, हम देख सकते हैं कि इसमें हाई कंसंट्रेशन है. अब हम बात करते हैं स्टूडेंट उन कार्बोहाइड्रेट्स की जिसको हम अगर ये कहें कि कार्बोहाइड्रेट है तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि कौन कहता है ये कार्बोहाइड्रेट्स है. अगर मैं ये कहूँ कि
ये जो हमने कपड़े पहने हुए हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ये जो कॉपी के पेजेस हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट है, और ये जो वुड की बनी हुई चेयर्स हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो बड़ा अजीब सा लगेगा, शायद हम कार्बोहाइड्रेट उसी को ही कहते हैं जैसे ग्लूकोज है, हनी है, शुगर है, मगर ये भी कार्बोहाइड्रेट है, मगर ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ये लॉन्ग चेन होते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ ये कि मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड से मुख्तलिफ होती है। पोली इसके नाम से ही ज़ाहिर है, मेनी जिसकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा, इसमें मोनोसेकेराइड्स आपस में लिंक होते हैं, और नो डाउट इनमें बॉन्ड वही होता है जो डाइसेकेराइड या ट्राइसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड में होता है, मतलब एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। पॉलीसेकेराइड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? पॉलीसेकेराइड्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, पॉली का मतलब ये मेनी, मर मतलब ये पॉलीमर, मगर हम यहाँ बात कर रहे हैं सेक्राइड मतलब बहुत सारे इसमें ये कि मोनोसेक्राइड्स आपस में, जैसे एक मोनोसेक्राइड ये दूसरे, बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स आपस में लिंक होते हैं, उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। तो जैसे कि जो मेजर पॉलीसेक्राइड है, स्टार्च है, सेलुलोज है और ग्लाइकोजन है, इस लेक्चर में मैं इसी पे ही आपको ये की बात करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स। आमतौर पे पॉलीसेकेराइड्स वो होते हैं जिसमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स ज्वाइन होते हैं, तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा मोनोसेकेराइड इसमें आपस में लिंक होते हैं, जिससे स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्च। स्टार्च स्टूडेंट मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, 2 किस्म के पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनता है, एक होता है अमाइलोज और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। सबसे पहले हम बात करते हैं अमाइलोज क्या है। स्टूडेंट, अमाइलोज में भी ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल होते हैं, मगर अमाइलोज में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक होते हैं और इनके दरमियान में जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है वो 1,4 होती है। अब याद करने वाली चीज़ ये है, स्टार्च हैज़ 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ polysaccharide, amylose and amylopectin. Amylose is made up of 1,4 glycosidic linkage, मतलब कि जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं जिसमें एक ग्लूकोज का कार्बन 1 और दूसरे का कार्बन 4, 1,4, इसी तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड्स के लिंक होते हैं। जबकि अमाइलोपेक्टिन के अंदर 1,4 लिंकेज भी होती है और 1,6 लिंकेज भी होती है। आप देख सकते हैं ये लिंकेज जो है वो ये 1,4 लिंकेज है और ये 1,6 लिंकेज है, मतलब अमाइलोपेक्टिन में जो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं वो 1,4 लिंकेज से भी होते हैं और 1,6 लिंकेज, 1,6 का मतलब ये कि ब्रांचिंग हो जाएगी, तो 1,6 लिंकेज इसमें होती है। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स की फॉर्मेशन होती किस तरीके से। आप देख सकते हैं ये बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं ग्लूकोज के, वैसे या तो 4 ही दिखाए गए मगर आप इसको कंसिडर करें, देयर आर मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन होंगे, एक क्वार्टर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, इन दोनों के दरमियान में ये एलिमिनेट हो गया और इसी तरीके से इन दोनों के दरमियान में ये क्वार्टर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। अब इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा इसको नाम देते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाएगी, मगर बहुत सारे बॉन्ड हैं तो इसलिए इसको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। इन दिस एग्जाम्पल 3 कंडेंसेशन रिएक्शन हैव प्रोड्यूस 3 वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे तो बहुत सारे इसमें ये के वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्टार्च की फॉर्मेशन होती क्या है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, स्टार्च जो है वो बहुत सारे मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है और उसमें बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में लिंक होते हैं और स्टार्च 2 तरह के पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। जी हाँ, अमाइलोज में हम पढ़ चुके हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है और कुछ इस तरीके से बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लिंक होते हैं और 1 और 4 लिंकेज होती है। मैं इस पर ज़्यादा एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ, बहुत अहम क्वेश्चन है कि स्टार्च में कौन से पॉलीसेकेराइड होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज में कौन सी लिंकेज होती है, 1,4 लिंकेज होती है। कौन सी होती है, 1,4 लिंकेज होती है और बिटवीन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसी तरीके से और ये अल्फा लिंकेज होती है, इसमें अल्फा लिंकेज कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल आपस में लिंक होते हैं और एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। जबकि अमाइलोपेक्टिन में 1,4 लिंकेज भी होती है और ब्रांच जब बनेगा तो 1,6 लिंकेज भी होती है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये 2 ग्लूकोज के दरमियान में 1,4 लिंकेज है और इसी तरीके से जब ब्रांच होगा तो एक
का कार्बन 1 और दूसरे का कार्बन 6 के साथ लिंकेज होगी, वो कहलाएगी 1,6 लिंकेज। तो अमाइलोपैक्टिन हैज़ बोथ 1,4 एंड 1,6 लिंकेज इन स्टार्च। ये स्टार्च का स्ट्रक्चर। स्टूडेंट हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं स्टार्च को? एक तो इसका आयोडीन टेस्ट है, स्टार्च कैन बी डिटेक्टेड बाय द आयोडीन। जी हाँ, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ ड्रॉप ऐड करते हैं आयोडीन के। ये हमने फिल किया आयोडीन और इसमें कुछ ड्रॉप ऐड किए आयोडीन के स्टार्च में, और इसी तरीके से दूसरी टेस्ट ट्यूब में भी आयोडीन के हमने कुछ ड्रॉप ऐड किए। देखते हैं। If starch is present, the solution will turn a blue black color। अगर स्टार्च होगी, देख सकते हैं आप पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर नो स्टार्च, इसमें कोई स्टार्च थी नहीं, तो इसलिए इसका ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। मगर सेकंड टेस्ट ट्यूब में आप देख सकते हैं ब्लू इसका कलर आया है ब्लू ब्लैक, तो इसका मतलब इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। द ब्लू ब्लैक कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। आयोडीन की मौजूदगी की वजह से इसका कलर ये के प्रोड्यूस होता है। सेलुलोज होता क्या है? एक्चुअली सेलुलोज इज अनदर पॉलीसेकेराइड एंड मेन पार्ट ऑफ प्लांट सेल वॉल। इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर। अनलाइक स्टार्च, जिससे स्टार्च होता है, सेलुलोज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड प्रिवेंट सेल फ्रॉम द बर्स्टिंग व्हेन दे टेक इन एक्सेस वाटर। ठीक है। Cellulose consists of long chain of beta glucose molecule joined by beta 1,4 glycosidic linkage. Glucose contain chain form rope like microfibril which are layered to form a network। आप देख सकते हैं। स्टूडेंट हम बात करते हैं और कि सेलुलोज जो बनता है, जैसे हमने स्टार्च के बारे में, ये स्टार्च के मॉलिक्यूल किस तरीके से ज्वाइन होते हैं। सेलुलोज भी बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। सेलुलोज में बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होते हैं और उनके दरमियान में जो लिंकेज होती है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। मतलब एक ग्लूकोज का कार्बन 1 और दूसरे का कार्बन 4 आपस में लिंक होते हैं और इस तरीके से लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको हम नाम देते हैं सेलुलोज का। ये देख सकते हैं। और इनके दरमियान में जो लिंकेज है वो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है और इस तरह बहुत सारे आपस में ज्वाइन होते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं बहुत सारे। ये जो आप देख सकते हैं ये बहुत सारे जो ये पॉलीमर्स हैं, इनके दरमियान में ये जो आपको रेड डॉट से बॉन्ड जो नज़र ये के आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि मुख्तलिफ लेयर्स या मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है। स्टूडेंट हमने 2 पॉलीसेकेराइड पढ़ लिए, ग्लूकोज ये के इसमें स्टार्च और सेलुलोज। ग्लाइकोजन एक स्टोर कार्बोहाइड्रेट है जो कि एनिमल स्टोर करते हैं। एनिमल डू नॉट स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज ए स्टार्च, जैसे प्लांट स्टोर करते हैं स्टार्च की शक्ल में, एनिमल स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की शक्ल में, इसको स्टोर करते हैं। ये भी बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं और इनके दरमियान में जो लिंकेज होती है वो 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, जिससे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में ज्वाइन होते हैं। स्टूडेंट ये कुछ हमारे सामने ये रैपिड फायर ट्रू फॉल्स हैं। स्टार्च एंड अमाइलोज आर द सेम। स्टार्च और अमाइलोज दोनों सेम नहीं होते, ठीक है, क्योंकि स्टार्च जो है इसमें अमाइलोज भी होता है, अमाइलोपैक्टिन भी होता है, दैट इज़ वाई। नंबर सेकंड, अमाइलोज कंटेन ग्लूकोज मेनली 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बॉन्ड। हम पढ़ चुके हैं कि अमाइलोज में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है और अमाइलोपैक्टिन के अंदर 1,4 और 1,6 होती है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। नंबर 3, अमाइलोपैक्टिन कंटेन अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज ही नहीं, जिसमें एक है बीटा लिंकेज होती है। इन सेलुलोज एवरी अदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज रोटेट 180। जी हाँ, और ग्लूकोज एंड अमाइलोपैक्टिन आर स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर, जो कि सिमिलर होते हैं। स्टूडेंट थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स। इस चैप्टर